क्लास 9 एनसीईआरटी बुक बिहाइव चैप्टर 8 काठमांडू। हेलो एवरीवन, आज हम बिहाइव का चैप्टर 8 काठमांडू करेंगे। उसकी समरी आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो राइटर है वो अपनी जो काठमांडू की जर्नी थी उनकी, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, तो जो राइटर है वो काठमांडू की जो यात्रा करते हैं, उन्होंने वहाँ पे किन किन जगहों पर विजिट करा, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे देखा, खाया पिया, कहाँ रुके, कैसा माहौल था वहाँ का, उन्होंने क्या क्या देखा, सब कुछ उन्होंने इस चैप्टर में अपनी जर्नी के बारे में बताया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे शहर के बीचों बीच में एक सस्ता कमरा मिला जहां मैं घंटों सोया। नेक्स्ट मॉर्निंग श्री शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू में दो मंदिरों का दौरा करूंगा जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इस लेसन में जो राइटर है उन्होंने अपनी काठमांडू की सैर के बारे में बताया है। नरेटर बताते हैं कि पशुपतिनाथ में बाहर जो मंदिर था, पशुपतिनाथ टेम्पल, उसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश, मतलब कि वहां पे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही मंदिर में एंट्री है। पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते मैदान में घूमते हैं। लेखक बताते हैं कि हमने कुछ फूल चढ़ाए। वहां इतने सारे उपासक हैं कि कुछ लोग पुजारी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग आगे की ओर धक्का देकर उन्हें किनारे कर देते हैं। मतलब जो लाइन्स लगी होती है ना, तो उनको धक्का दे देते हैं, आगे कर देते हैं उनको। फिर वहां पर नेपाली राजघराने की एक राजकुमारी आती है, उसके आगे हर कोई झुकता है और उनके निकलने के लिए रास्ता बनाता है। मुख्य द्वार पर भगवाधारी पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहा है। पुलिस कर्मियों को भरोसा नहीं है कि वे हिंदू हैं, मतलब जैसे कि लिखा हुआ था बाहर मंदिर के बोर्ड पर ही कि सिर्फ हिंदुओं के लिए एंट्री है। तो जो पुलिसकर्मी थे उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हिंदू है भी या नहीं, क्योंकि मंदिर में केवल हिंदू को ही आने की अनुमति थी। इसके बाद फिर लेखक देखता है कि दो बंदरों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। एक बंदर दूसरे का पीछा करता है जो शिवलिंग पर छलांग लगाता है। फिर मंदिरों के चारों ओर चिल्लाता हुआ नीचे बहने वाली पवित्र नदी बागमती की ओर भागता है। नदी के तट पर एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। अब जो राइटर है वो ये सारी चीजें देखते हैं कि वो जो तट था वहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी, है ना। एक तो क्या हो रहा था, शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। धोबिन जो है, धोबिने वो अपने काम कर रही हैं और बच्चे वहां पर स्नान कर रहे हैं। लेखक देखता है कि बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी पुराना प्रसाद जो अब सूख चुका है उसे नदी में गिरा दिया जाता है। नदी तट पर पत्थर के चबूतरे से आधा फैला हुआ एक छोटा सा मंदिर है। जब ये पूरी तरीके से प्रकट होगा तो अंदर की देवी भाग जाएगी और पृथ्वी पर कलयुग का दुष्ट काल समाप्त हो जाएगा। अभी तक की जर्नी में उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया। ठीक है, अब काठमांडू में बात करते हैं दूसरी ओर बौद्ध तीर्थ बौद्धनाथ स्तूप की, जहां पर शांति का भाव है। इसका बड़ा सा सफेद गुंबद एक सड़क से घिरा हुआ है। इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें से कई का स्वामित्व तिब्बती प्रवासियों के पास है। यहाँ हम फेल्ट बैग, तिब्बती प्रिंट, चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, आसपास की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच ये एक शांति का स्थान है। काठमांडू का लेखक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं काठमांडू के बारे में। शहर में कई अलग अलग चीजें हैं। ये एक व्यापारिक केंद्र है, यहाँ कई धार्मिक स्थल है। संकरी यानी कि जो सिकड़ी नैरोएस्ट बिजी रोड्स जो है वहां पर फूलों से सजाए गए देवी देवता हैं। टूरिस्ट के लिए फल, बांसुरी, पोस्ट कार्ड बेचने वाले फेरी वाले हैं। यहाँ आपको सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो कि कॉस्मेटिक्स है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। पुराने कैमरों में इस्तेमाल होने वाले फिल्म रोल, चॉकलेट, तांबे के बर्तन और नेपाली प्राचीन वस्तुएं यानी नेपाल की जो एंटिक पीस है ना, वो सारी यहाँ पे वस्तुएं बेचने वाली कई दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कई अलग अलग धुनियां सुनी जा सकती हैं, जैसे रेडियो से संगीत, कार का हॉर्न, साइकिल की घंटियां, गायों के रंभाने की आवाज और अपना सामान बेचने वाले दुकानदारों की चीखें। राइटर ने
एक मार्जिपन की पट्टी खरीदी जो भुट्टे पर बना हुआ एक मक्का था, जिसे सड़क के किनारे एक दुकानदार कोयले की आग पर उसको भून रहा था। भूनने के बाद उसने उसके ऊपर नींबू का रस, नमक और मिर्च पाउडर उस पे लगा दिया। उन्होंने कुछ प्रेम कहानी, कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका भी खरीदी। सभी चीजें खाने के बाद उन्होंने कोको कोला पिया, जो एक अच्छा ड्रिंक है, और इससे उन्हें भोजन को, मतलब जो भी उन्होंने खाया उसको पचाने में हेल्प मिलेगी। अब नरेटर यहाँ पे हमें बताता है, कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर मैं यात्रा के लिए उत्साह से प्रेरित होता, मतलब अगर मैं मतलब मेरे अंदर एंथुजियाज्म होता जर्नी को लेके, है ना, तो मैं बस और ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा नदी पार करके बनारस से इलाहाबाद, फिर यमुना नदी, आगरा से दिल्ली तक यात्रा करता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और घर की भी याद आ रही है। आज अगस्त का आखिरी दिन है। मैंने खुद को कहा कि घर जाओ, सीधे घर की ओर बढ़ो। मतलब वो अपने आप से कह रहा, क्योंकि वो थक गया था इतना, तो उस अंदर से उसको ऐसा लग रहा था कि भाई अब सीधा घर ही जाओ। मैं नेपाल एयरलाइंस के कार्यालय में प्रवेश करता हूँ और कल की उड़ान के लिए टिकट खरीदता हूँ। राइटर ने एक बांसुरी वाले को कई तरह की बांसुरी बेचते हुए देखा। वो दूसरे फेरी वालों से अलग था। वो होटल के बाहर चौराहे के एक कोने में खड़ा था। उसने एक खंबा पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर एक अटैचमेंट लगा हुआ था। उसमें 50 से 60 बांसुरियां फंसी हुई थी। ये शाही के कांटेदार शरीर जैसा दिखता था। वो बांस से बनी बांसुरियां थी और क्रॉस बांसुरियां और रिकॉर्डर भी थे। वो आदमी डंडे को जमीन पर रख देता था और थोड़ी देर के लिए अलग अलग बांसुरी बजाता था। वो शांत था, केवल बांसुरी की धुन ही सुनाई दे रही थी। वो पूरे मन से बजा रहा था और उसे दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब वो सिर्फ अपना बजाने में ही मगन था बांसुरी को। उसने एक बांसुरी भी बेची, लेकिन अच्छी बिक्री होने में भी ज्यादा उसने मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मतलब उसको इतना ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा कोई वो नहीं हो रहा था कि हाँ भाई उसकी बिक्री हो रही है। वो अपने बगल में खड़े फल वाले से बात करने के लिए रुकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यही उनकी दिनचर्या रही हो। बांसुरी की धुन ने विक्रम को, यानी जो हमारे नरेटर हैं, उनको मंत्रमुग्ध कर दिया और वो वहां से हट ही नहीं सके। वो बांसुरी के संगीत को सबसे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ध्वनिक मानते हैं। बांसुरी कई जगह बजाई जाती है और इसके अलग अलग नाम और किस्में हैं, मतलब अलग अलग टाइप की है। जैसे जापान में शकुहाची हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बांसुरी, दक्षिण अमेरिका में स्पष्ट सांस लेने वाली बांसुरी, और चीन में ऊंचे स्वर वाली बांसुरी। मतलब तरह तरह की बांसुरियां हैं। हर बांसुरी को बजाने का एक अलग तरीका होता है। ध्वनि, पिच और गहराई में डिफरेंस होते हैं उसमें। बांसुरी से निकलने वाली जो साउंड है, जो ध्वनि है, सबसे आम ध्वनि है, यानी मानव आवाज की ध्वनि, है ना। जैसे बांसुरी को मुंह से बजाया जाता है, वादक संगीत उत्पन्न करने के लिए बांसुरी में सांस छोड़ता है, और जब वो सांस लेने के लिए रुकता है तो बांसुरी का संगीत भी बंद हो जाता है। नरेटर इस बात से हैरान है कि वो बांसुरी की धुन से इतना ज्यादा मतलब प्रभावित हो गए, है ना, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गए, इतना ज्यादा अफेक्ट हो गए उससे। उसने पहले कभी किसी चीज पर इतनी गहराई से ध्यान नहीं दिया था जितना उसने बांसुरी बेचने वाले और उसके सामान को देखकर। वो उससे ज्यादा मतलब अफेक्ट हो गए। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.